नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 जो कि 14 दिसंबर को प्रस्तावित है, कम ही दिन शेष रह गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है कि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचे कम से कम समय में। हिंदी भाषा का आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने अब तक तैयारी सही से नहीं की है, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, दोनों लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक है। संपूर्ण हिंदी थ्योरी क्लास है। आज हमने क्वेश्चन आंसर्स को नहीं लिया, हमने सीधे आज थ्योरी कराएंगे, जिसके आपकी जो भी कमियां हैं, आपकी जो भी आप चीज़ छूट गई है, उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट हिंदी नोट्स के साथ, और आपको इनका एक्सप्लेन भी करते जाएंगे साथ ही साथ में। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारी जो सीटेट पास सीरीज है वो इस समय चल रही है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से अधिक बार वीडियोज़ को देखिए। और सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में रखिए, और साथ ही साथ आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाते रहिए, जो कि आप एग्जाम के दिनों तक रिवाइज भी कर लेंगे। इनमें से जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें, जो भी चीज़ें आपको लगें कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, मेरी जो कमज़ोर हैं, उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए, तब इस वीडियो का असली फ़ायदा होगा। और एक बार नहीं 3-4 बार वीडियो को देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपके हिंदी पेडागोजी के 15 अंक हैं, वो 15 के 15 अंक पक्के होने वाले हैं, ये बस एक ही वीडियो में। इसमें हमने सीटेट में पूछे गए टॉपिक्स का संपूर्ण जो है पूरा विश्लेषण करेंगे, जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक है भाषा संबंधी अक्षमता या विकार। भाषा से रिलेटेड विकारों को हमने लिया, साथ ही साथ और भी विकार हमने इसमें शामिल कर लिए हैं, जो कि आपकी सीडीपी में भी काम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। ये आपने कई बार सुना होगा। ये एक ऐसा एक पठन विकार है जिसमें ध्वनियों की पहचान करने और सीखने में समस्या होती है। वे अक्षरों और शब्दों से कैसे संबंधित हैं, डिकोडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तभी आप देखते हो कि कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि कोई बच्चा किसी वर्ड को कुछ पढ़ रहा है और कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे किस तरह का विकार होता है, पठन विकार होता है। पठन विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, इसके आगे ग्राफिया लगा हुआ है तो समझ जाओ ये किससे रिलेटेड है, कुछ लिखने से रिलेटेड है। यह कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसग्राफिया में बच्चे को लिखने में बहुत कठिनाई होती है। तीसरा है डिसकैलकुलिया, है ना, कैलकुलेटर से याद रखिए, कैलकुलेटर कहाँ यूज होता है, मैथ में। तो ये किससे रिलेटेड है, गणनाओं से संबंधित। यह एक अक्षमता है जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। ये भाषा विकार जो संचार कौशल को प्रभावित करता है। डिस्फेजिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। डिस्फेजिया क्या है, एक तरह से आपका भाषा विकार है जो संचार कौशल को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। ये कैसा है, मोटर विकार है जो ध्वनियों के उत्पादन के लिए जीभ और होठों के समन्वय को प्रभावित करता है। यानी एक तरह से आपकी जीभ और होठ का जो समन्वय होना चाहिए कोई भी बात कहने के लिए, बोलने के लिए, वो वहाँ पे हो नहीं पाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। इसके अलावा जैसे डिस्फेजिया ऐसी अफेजिया है। ये भी क्या है, भाषा की एक हानि जो संचार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसके अलावा डिसअर्थिया है। ये तंत्रिका संबंधी विकार है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो भाषण को बाधित करता है। यहाँ भी क्या कर रहा है, ये सारी किससे रिलेटेड है, भाषण या भाषा से या संचार से रिलेटेड है। अगला है हकलाना। हकलाना एक भाषण विकार है जो बार बार एक ही शब्द को दोहराकर भाषण के प्रभाव को प्रभावित करता है। जब आप एक ही शब्द को, ये कई बार ये पूछा भी गया है कि बार बार एक ही शब्द को दोहराते हैं, तो ऐसा कौन सा है, तो वो है हकलाना। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं त्रिभाषा सूत्र, यानी कौन कौन से हमारे इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना है। यानी कि एक तो आपके लिए क्या करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, और उसके अलावा नेशनल हार्मोनी को बढ़ाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं के आधार पर एक तरह से विविधता ज़्यादा से ज़्यादा हो और विविधता में ही एकता हो। कहने का मतलब ये है। त्रिभाषा सूत्र, अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है हमारे लिए, जो भाषा संबंधित वो टॉपिक है, वो है त्रिभाषा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। अब इसमें किस तरह की भाषाएं होंगी, पहली भाषा कौन सी होगी, पहली भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। जिस समाज में बच्चा जन्म लेगा, जहाँ भी जन्म होगा, वो वहाँ की जो मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी, वही उसकी पहली भाषा होगी। दूसरी भाषा क्या है, हिंदी भाषी राज्यों में यह आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा क्या है, हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।
गैर हिंदी भाषी राज्य में ये अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। अब है अगला भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? अनुकरण विधि पहली विधि है अनुकरण विधि। इस विधि का प्रयोग प्रायः वाचन कला के विकास हेतु किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा पाठ वाचन के उपरांत शैक्षिक गतिविधियों के उपरांत बच्चों द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। कोई भी एक्टिविटी जो हम करा रहे हैं या जो भी पाठ का वाचन कर रहे हैं उसके उपरांत बच्चे जब दोहराते हैं तो उसको कहते हैं अनुकरण विधि। जब स्टार्टिंग में बच्चा पठन करता है तो अनुकरण विधि से ही लगभग पठन करता है। दूसरी विधि है आपकी आगमन। पहली थी अनुकरण, दूसरी आगमन। ये इस विधि में विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। सीधी सी बात है, इसमें उदाहरण पहले होता है और नियम बाद में आते हैं। बच्चों को सरल संप्रदायों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करने में मदद करती है। यानी आपने क्या किया, विभिन्न प्रकार के पेड़ दिखा दिए, पेड़ों के बारे में फिर आपने उनके नियम बताना शुरू कर दिए। सीधी सी बात है। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है, ये विधि शिक्षा के उच्च स्तर पर उपयोग में लाई जाती क्योंकि नियमों और सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण के बाद में उदाहरणों के द्वारा उन नियमों को पुष्टिकरण से संबंधित है। सीधी सी बात ये है, निगमन विधि में आपका क्या होता है, जो उदाहरण है वो बाद में, पहले आपका नियम के बाद उदाहरण बनते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है, ये भाषा कौशल के विकास के लिए एक नवीन डिजिटल तकनीकी स्रोत है। इसमें माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसे उपकरणों की मदद से भाषा शिक्षण का कार्य होता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाषा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या स्किनर, इन चारों के हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चॉम्स्की का। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन भाषा सीखने का क्रियान्वयन वातावरण से होता है। देखो ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, क्षमता जन्मजात हो गई, सीखना वातावरण से होगी। चॉम्स्की का कहना है अर्जन जो है आपका जन्मजात होती है और सीखने के लिए वातावरण चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण का आधार होती है। इसके अलावा सभी मानवों में एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस यानी LAD होती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, LAD किससे रिलेटेड है, तो चॉम्स्की के भाषा अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है। चॉम्स्की के मुताबिक वाक्य निर्माण के नियम को जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ये भी पूछा गया है, वाक्य निर्माण के नियम को चॉम्स्की के अनुसार क्या कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर। इसके अलावा चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। अब है जीन पियाजे का भाषा अधिगम सिद्धांत। पियाजे ने माना कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। जीन पियाजे के अनुसार विचार भाषा को निर्धारित करते हैं या भाषा विचार को निर्धारित करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना विचार भाषा को निर्धारित करते हैं। और ये किससे स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है। पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरते हैं और भाषा माध्यम प्रदान करती है जिसके द्वारा बाद में अवधारणा और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले हमारे मन में थॉट आते हैं, फिर माध्यम क्या बनता है उन थॉट को अभिव्यक्त करने का, वो बनता है भाषा के द्वारा। वह इस बात पर जोर देते हैं विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे बेहतर बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का भाषा अधिगम सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने में सामाजिक संपर्क और सहयोग की अहम भूमिका होती है। देखिए इनका नियम ही सामाजिक उस पर रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है ये सामाजिक संपर्क और सहयोग की ही बात करेंगे। वाइगोत्स्की के मुताबिक भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है और ये बच्चों की सोच और सीखने में अहम भूमिका निभाती है। कैसा उपकरण है, सांस्कृतिक, ये याद रखिए। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे दूसरों से ज़्यादा जानकारी रखने वाले MKO की संगति में सबसे अच्छा सीखते हैं। MKO भी पूछा गया कई बार किससे रिलेटेड है, तो ये भी वाइगोत्स्की से है। वाइगोत्स्की के मुताबिक बच्चे सामाजिक संपर्क और संचार के जरिए भाषा को आत्मसात करते हैं। इसका इस्तेमाल अपनी सोच और समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्किनर का भाषा अधिगम सिद्धांत। BF स्किनर के मुताबिक बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के जरिए होता है। अनुकरण कई बार पूछा गया है कि अनुकरण जो है किससे रिलेटेड है, तो याद रखिए भाषा में जो अनुकरण का सिद्धांत है वो स्किनर से रिलेटेड है। स्किनर का मानना था कि बच्चे अपने देखभाल करने वालों की भाषा की नकल करके सबसे अच्छी तरह से भाषा सीखते हैं, जो उनके आसपास लोग होते हैं।
स्किनर के मुताबिक बच्चों को भाषा सीखने में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण काफ़ी मदद करता है। यानी अगर बच्चा कोई शब्द बोलता है तो उसे वह चीज़ देनी चाहिए जो मांग रहा है। बिल्कुल बात सही, जिससे कि उसके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। स्किनर के मुताबिक बच्चे अपने आसपास के लोगों के संकेतों और सहारे से भी भाषा सीख रहे हैं, है ना। इसमें स्कैफ फोल्डिंग की भी बात की गई थी। स्किनर के मुताबिक बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहराकर, सुधारकर और वयस्कों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से भाषा सीखते हैं। इसके अलावा स्किनर के मुताबिक बच्चे वर्णों का अभ्यास अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। दोहराने के दौरान जब बच्चे जोर से उच्चारण करते हैं तो उनके वागेंद्रियों में आने वाली दृढ़ता धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण में बदल जाती है। तो इनका मेन सिद्धांत क्या था? अनुकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट आपका है पठन कौशल, उपकौशल या तकनीकियाँ क्या क्या है। सबसे पहले है मौन पठन। मौन पठन लिखित सामग्री को बिना आवाज किए पढ़ने का एक तरीका है। आप मौन शब्द से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें पाठक को भावार्थ को समझते हुए पढ़ना। हाँ, इसमें यह है कि मौन पठन का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसके उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला है यात्रा पुस्तक या गाइड पढ़ना, आत्मकथा पढ़ना, जीवनी पढ़ना, यात्रा वृत्तांत पढ़ना, निबंध पढ़ना, साहित्य पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना, उपन्यास पढ़ना आदि ऐसे उदाहरण हैं मौन पठन के। नेक्स्ट है सस्वर वाचन। सस्वर पठन पठन का एक प्रकार है जो बच्चों द्वारा पाठ को स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने से संबंधित है। अर्थ यहाँ भी ग्रहण किया जाएगा, बस आपको स्वर सहित मतलब थोड़ा आवाज करके पढ़ना है। ये बच्चों में वाचन कौशल का विकास करता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे सभाओं में पढ़े गए भाषण हैं, परिसंवाद, सेमिनार हैं, विचार हैं, गोष्ठी में पढ़े हुए वक्तव्य हैं, रामचरितमानस, महाभारत, कृष्ण लीला, बाइबल आदि का मुखर पाठ सस्वर वाचन ही है। एक तरह से मुखर पाठ क्या है? सस्वर वाचन है, सीधी बात ये है। अगला है स्किमिंग यानी अपथमन या सरसरी तौर पर पठन। स्किमिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउज यू टू क्विकली रीड थ्रू ए टेक्स्ट एंड पिक आउट द मेन आइडियाज। यानी आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, सरसरी नज़र से देखना और आपको मेन आइडिया जो उसका लेना वो ले लीजिए। दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट और व्हेन यू लुकिंग फॉर ए जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होगा। तो स्किमिंग में क्या है? सामग्री की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए पाठ को जल्दी से पढ़ना शामिल है, जैसे कि इसके मुख्य विचार, संरचना और स्वर। इस तकनीक का उपयोग अक्सर किसी पाठ को विस्तार से पढ़ने से पहले उसका त्वरित अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कैनिंग यानी बारीकी से पठन। स्कैनिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउ टू क्विकली रीड थ्रू ए टेक्स्ट एंड फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देखिए इसमें उसमें भी आपको तेज़ी से पढ़ना है, इसमें भी तेज़ी से, लेकिन इसमें आपको अपनी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उस पर ध्यान देना है मेन चीज़ से। दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट। भाई सेम बात कही इन्होंने। स्कैनिंग में किसी पाठ के भीतर विशिष्ट जानकारी जैसे कि कोई विशिष्ट तथ्य या नाम को शीघ्रता से खोजना शामिल है। स्कैनिंग के लिए पाठक को पाठ के लेआउट से परिचित होने और वे जो खोज रहे हैं उसका स्पष्ट विचार रखने की आवश्यकता होती है। इस तकनीकी का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब पाठक को पाठ को उसकी संपूर्णता में समझने के बजाय केवल एक विशिष्ट जानकारी खोजने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउ टू रीड ए टेक्स्ट स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स एंड नुएंसेस। दिस इज यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड ए टेक्स्ट इन डेप्थ। यानी जब आपको कोई चीज़ बहुत डेप्थ में पढ़नी है तब आपको गहन पठन करना पड़ेगा, इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। गहन पठन किसी पाठ में सूक्ष्म विवरणों का विश्लेषण करने और उसकी विषय वस्तु तथा अर्थ की गहन समझ विकसित करने का एक तरीका है। अगला है व्यापक विस्तृत पठन या एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग स्पीड रीडिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउ यू टू रीड ए टेक्स्ट क्विकली। दिस इज ए यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू रीड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जब आपको कम समय बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है तो आप उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। व्यापक पठन तब उपयोग करने के लिए उपयुक्त तकनीकी है जब लक्ष्य आनंद के लिए पढ़ना है या किसी विशेष विषय पर अधिक सतही मात्रा में जानकारी एकत्र करनी है। यानी किसी विषय पर सारी चीज़ें आपको अगर जाननी है उसके बारे में तब आपको विस्तृत पठन ही करना पड़ेगा। अब है मूल्यांकन की बात कर लें। रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन या मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को सीखने की निगरानी की जाती है और उन्हें लगातार फीडबैक दिया जाता है। इसका मकसद छात्रों के सीखने को बेहतर बनाना और निरंतर विकास को बढ़ावा देना होता है।
रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षक छात्रों से बातचीत करते हैं, उनकी प्रगति का आकलन करते हैं। सीधी सी बात है, रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो हर वक्त चलता रहता है। कंटिन्यूस बच्चे पर निगरानी रखी जाती है और इसमें जो है कोई निश्चित मानदंड इसका नहीं होता है। इसके लिए ऑप्शंस, इसके उदाहरण जो हैं वो क्या क्या हैं? प्रश्नोत्तरी है जैसे, यानी क्विज वगैरह हम लोग कराते हैं। परीक्षण है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दें। मौखिक प्रस्तुतियां हैं, समूह कार्य है या कक्षा में खेल के माध्यम से रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट या एवेल्यूएशन। यह किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, लास्ट में। इसमें छात्र की समझ को मापने के लिए किसी समग्र मूल्यांकन स्कोर या ग्रेड दिया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मानकीकृत मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपका जो था जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था उसमें मानकीकृत मानदंडों का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें करते हैं। और इसमें सबसे खास बात है, इसमें एंड में करते हैं, वो निरंतर चलता रहता है। मध्य अवधि परीक्षा, अंतिम परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, लिखित मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, गणित पोर्टफोलियो, ये सारे क्या हैं? योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। अब इन दोनों से जुड़े अन्य तथ्य को समझ लेते हैं रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन से। रचनात्मक मूल्यांकन उत्पाद को पूरा बनने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन अंतिम उत्पाद का मूल्यांकन करता है। सीधी सी बात है, जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे लिए जो प्रोडक्ट मिलना है, उस प्रोसेस को तो रचनात्मक मूल्यांकन के थ्रू हम सही करते हैं, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट का एवेल्यूएशन किससे करेंगे? वो करेंगे हम योगात्मक मूल्यांकन से। रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को अपने ज्ञान को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की आज़ादी दी जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को कार्रवाई योग्य प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, यानी फीडबैक आप देते हैं उसमें। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ये दो चीजें हैं, इनसे भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। भाषा अर्जन यह एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और बड़ों के संपर्क में रहकर भाषा सीखता है। भाषा अर्जन में बच्चा श्रवण और अनुकरण की प्रक्रिया से भाषा को सीखता है। ये प्रक्रिया 2 साल की उम्र तक चलती है। भाषा अर्जन को प्रथम भाषा भी कहा जाता है। इसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा सीखी जाती है, यानी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये अनौपचारिक एक तो प्रक्रिया है, और भाषा अर्जन का उदाहरण आप समझ लीजिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब है भाषा अधिगम। यह एक सचेतन प्रक्रिया है। इसमें बच्चा औपचारिक रूप से विद्यालय, शिक्षण संस्थानों में भाषा के नियमों को सीखता है। भाषा अधिगम में नियम और ग्रामर का पालन होता है। सीधी बात है, बिल्कुल नियम कायदा कानून के अनुसार जब भाषा सीखी जाए तो उसको भाषा अधिगम कहते हैं। औपचारिक रूप से सीखी जाती है, सचेतन प्रक्रिया है, याद रखिए। अगला है भाषा अधिगम को भाषा द्वितीय भी कहा जाता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषाएं सीखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, अब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस समय आपकी सेकंड लैंग्वेज जो हो जाएगी वो इंग्लिश हो जाएगी, यानी ये आपने अधिगम के थ्रू सीखी है। और हिंदी आपकी चूंकि मातृभाषा है तो ये कैसी होगी? भाषा अर्जन हो गया। अब है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र के अधिगम संबंधित त्रुटियों को जानकर उनकी कठिनाई को दूर कर उसका निदान करता है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डायग्नोस करेगा, यानी जांच करेगा कि वास्तव में आपको दिक्कत क्या है। जब आप डायग्नोस कर लेगा फिर वो ट्रीटमेंट चलाएगा। तो वही हाल हमारे शिक्षकों का भी यही करना है। हमें इन बच्चों के साथ क्या करना है? सबसे पहले उनको डायग्नोस करना है, उनकी कमियां क्या क्या हैं, उसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। और उसको हमें क्या करना है? फिर ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देना है, उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यानी कमियों को दूर करने का शिक्षण जो हम करेंगे वो उपचारात्मक शिक्षण होगा। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, हाँ ये लाइन देख लीजिए। अधिगम त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है, और उन त्रुटियों को दूर करने संबंधी शिक्षण कार्य करना वो है उपचारात्मक शिक्षण। बहुत ही सिंपल लाइन में मैंने इसको कर दिया है। अगला है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सोनेल के अनुसार भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं, या जो बच्चे पिछड़ जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है निदानात्मक परीक्षण। विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण संबंधी कमियों का सही अवलोकन किया जाता है। अवलोकन की गई भाषाई कमियों को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा दूर किया जाता है। इन दोनों के माध्यम से कमियों को दूर कर छात्र को विषय में सामान्य प्रगति करने का मौका दिया जाता है।
उपचारात्मक शिक्षण के कई रूप हो सकते हैं। इनमें से कुछ रूप हैं: बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण, वैयक्तिक भेदों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से बालक की अशुद्धियों का निवारण, उपचार गृहों या भाषा प्रयोगशालाओं में बालक के उच्चारणों भाषा संबंधी प्रशिक्षण और अभ्यास। यानी ये जो आपके तरीके हैं, इस तरीके से हम बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। अब है भाषा प्रयोग के तरीके। क्या क्या तरीके हैं? ट्रांसलैंग्वेजिंग है, कोड मिक्सिंग है, कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग, द्विभाषावाद, बहुभाषी 2 बार लिख गया है। सबसे पहले है ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग जिसको परिभाषा व्यवहार भी कहते हैं, किसी विषय या भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल करना है। ट्रांसलैंग्वेजिंग एक शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, इसमें एक ही गतिविधि में इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। बच्चा एक भाषा में जानकारी लेता है और अन्य भाषाओं के उपयोग में इस जानकारी पर काम करता है। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को कहानी सुनाई, पहले उसने कहानी सुनी, अब उस कहानी को वो अपनी मातृभाषा में आपको सुना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में है, यानी दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसलैंग्वेजिंग हो गई। ट्रांसलैंग्वेजिंग शिक्षण और सीखने का एक कुशल और प्रभावी तरीका भी है। ट्रांसलैंग्वेजिंग शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक संसाधन है। ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद को एक मूल्यवान संपदा के रूप में देखता है, ना कि एक समस्या के रूप में। बिल्कुल ये बात सही है। इस चीज़ का, इस स्टेटमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद को एक मूल्यवान संपदा के रूप में देखता है, ना कि एक समस्या के रूप में। कोड मिक्सिंग का मतलब है जब दो भाषाओं का संकरीकरण होता है, एक तरह से हाइब्रिड वाली भाषा, यानी हिंदी और इंग्लिश मिला दो तो इंग्लिश बन जाए। इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द, वाक्यांश या व्याकरणिक संरचनाओं को मिलाया जाता है। जैसे पार्कियर में अंग्रेजी के मूल शब्द होते हैं और स्पेनिश के रूप विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात होगी। अब दूसरा टर्म है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग का मतलब है जब कोई व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलने लगता है। यह सामाजिक संदर्भ में या किसी से संवाद करते समय होता है। अब इसके उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक भाषा बोल रहा था, अब अगला सेंटेंस तब तक दूसरी भाषा में बोलने लगा, तो वो होगी आपकी कोड स्विचिंग। जब कोई विद्यार्थी अपने साथियों से हिंदी में बात कर रहा हो और उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया दी। मान लिया आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपस में जब बात कर रहे हैं तो हिंदी में कर रहे हैं, जब टीचर से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दूसरा है इंग्लैंड में रहने वाला कोई स्पेनिश दंपति अब स्पेनिश में बात करता है जब वह नहीं चाहता कि कोई और जाने कि वह क्या कह रहा है। बिल्कुल सही। अगला है द्विभाषिकता। द्विभाषिकता का मतलब है कोई व्यक्ति या समुदाय दो भाषाओं को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। वहीं एक भाषिकता का मतलब है जब कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही भाषा बोल सकता है। द्विभाषिकता बहुभाषिकता का एक व्यापक हिस्सा है, यानी जो व्यक्ति द्विभाषी है वह बहुभाषी भी है। सिंपल सी बात है। अब है बहुभाषिकता का इस्तेमाल एक संसाधन के रूप तौर पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षाओं में बहुभाषिक विविधता को अपनाने से समानता, सामाजिक न्याय और सहिष्णुता बढ़ती है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुभाषिकता। ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है। डिजिटल शिक्षा के जरिए भाषा सीखने और बहुसंस्कृतवाद को बढ़ावा देने से लोगों के बीच विश्वास बढ़ता है। हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण टैग वर्ड, ये भी आप यहाँ से पढ़ लीजिए। सकारात्मक टैग वर्ड यानी पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सक्रिय टैग वर्ड आपके होते हैं, जो ऑप्शंस आप देखते हैं तो उनमें इस तरह के शब्द आते हैं जिनको आप अंडरलाइन कर लीजिए जाते ही और तुरंत करना शुरू कर दीजिए। खोजी अधिगम यानी खोज करने वाला अधिगम। समझना चीज़ों को, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही हो, प्रोत्साहित कर रहे हो अगर, तो आंसर सारे सही हैं। समालोचनात्मक थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात होगी। संवेदनशील, इसके अलावा रचनात्मकता या सृजनात्मकता ऐसे शब्द भी रहेंगे। करके सीखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा विभिन्न संदर्भ, जहाँ पे विभिन्न शब्द आ जाएगा, संदर्भों इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो वो भी कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। इसके अलावा अवसर, स्वतंत्र, अव्यक्ति, बढ़ावा देना, इस तरह के ये सारे शब्द हैं। ये अगर क्वेश्चन में आ रहे हैं तो समझ जाइए, हमारे जो ऑप्शन में आ रहे हैं तो समझ जाइए यही वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। दूसरा है नकारात्मक टैग वर्ड जिनसे बचना है। नेगेटिव टैग वर्ड कौन से हैं? केवल, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, मानकीकृत, दंड, सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, रटना, याद करना, स्मरण करना, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित। ये सारे कैसे हो गए? आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो गए। इनसे बचना है। इनका आंसर तभी लगाना है जब प्रश्न में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।